पार्टी को कह रहे हो कि साहब बड़ी तरक्की की, अब आप इसकी तरक्की मानते हो कि जो रथ से चले थे और बुलडोजर पर आ गए। और भगवान राम भी जानते हैं मुख्यमंत्री महोदय कि सच्ची भक्ति क्या है और राजनीतिक इस्तेमाल क्या है, वरना सबसे ज्यादा तो राम की कृपा आडवाणी जी पर होनी चाहिए थी। लेकिन आज भी वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। तो ये सत्ताएं आती हैं जाती हैं, चुनावी हार जीत कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। असली विपक्ष सड़क पर होता है, पार्लियामेंट से ज्यादा असली विपक्ष सड़क पर होता है। तो आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन करो। वो भी पहले किसी जमाने में ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चले गए ना, एक दिन सबकी कुर्सी जाएगी, भले वो कितनी भी तेज फेंकता हो। समय की अपनी सीमाएं हैं और कलाकारों को भी समय देना है। मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। अब पिछले 8-9 साल से आपने एक चीज देखी होगी कि इस सरकार से सिर्फ कॉमेडियन और व्यंगकार ही लड़ रहे हैं और उन्हीं से ये पार नहीं पा रहे, वरना तो उनकी आईटी सेल इतनी अफवाह फैलाती है। हम उस दबाव में नहीं आते। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। तो जब सब लोग जानते हैं इस बात को और धीरे धीरे ये भी सुधर जाएंगे, इनके लिए कौन से अलग से पेट्रोल पंप खुलेंगे। सुधरना उन सबको है। हंस करके मस्ती के साथ में इन सब चुनौतियों का मुकाबला करो। समय है, आता जाता रहता है। जैसे मेरी इमेज ऐसी बना दी कि मैं मोदी जी का विरोधी हूं। मैं तो अगर ये भूल से भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। एक इलाज है, हंस करके टाल दो आप। अभी 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो गुजरात से एक फोन आया, क्योंकि मैं मोदी जी के व्यंग करता रहता हूं, सिस्टम पे सवाल उठाता रहता हूं। तो मोदी जी को बढ़त मिल रही थी तो उसने कह दिया, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। लेकिन मैं सहज रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। फिर उसने दहला मारा, बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। कई लोग ये सवाल करते हैं कि साहब आपको कोई धमकी या इस तरह की अभद्र भाषा ये वो, मगर ये सब समस्याएं सोशल मीडिया की हैं ज्यादा। सोशल मीडिया में इस्तेमाल करता नहीं, आमने सामने में इस तरह की दिक्कत ज्यादा है नहीं। आमने सामने सब विरोधियों को भी सुनते, ऐसी बात नहीं है। एक दिन एक सज्जन थे, इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी, ऐसे सच्चा किस्सा है, मैं सहज रहता हूं। बोले संपत सरल जी प्रधानमंत्री के लिए इतना बोलते हो, कभी न कभी छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी साहित्यकार के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो बात कही उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। फिर भी मैंने कहा ऊपर किसी के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। दरअसल इस देश में कोई संकट नहीं है, विचारधारा का संकट है, आइडियोलॉजी का संकट है। पिछले 30 साल में जो एक पैसे का भाव आया उससे हम सुविधा भोगी हो गए, उसी चीज की वजह से सारी चीजें हैं। लेकिन समय हमेशा एक से साथ नहीं रहता। कहते हैं कि साहब देश में कांग्रेस कमजोर है, चुनी हुई कांग्रेस कमजोर है, बाकी सड़कों पे सब मजबूत है। फर्क इतना सा है कि विपक्ष की 38% वोटों से जीते, 62 तो खिलाफ हैं, लेकिन विपक्ष का माइक छीन लिया गया है तो उसकी आवाज विस्तार नहीं पाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रखो। किसी शायर का एक शेर है कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। हमेशा आशावादी रहना चाहिए। दरअसल क्या दो चीजें हैं, पूरी दुनिया बाजारवाद के चपेट में। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है। वो आदिम अवस्था में जब मनुष्य रहता था तब भी किसी न किसी फॉर्मेट में होगा। दोनों में अंतर है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना।
चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। आज आप बात कर रहे थे गांव में हाट बाजार नहीं लगते हैं आजकल, पहले लगते थे, बहुत सीमित रह गए। एक जमाने में हाट बाजार खूब लगते थे। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसा सोचेंगे, यही नहीं, आप क्या पढ़ेंगे ये तक भी कोई और तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है ईदगाह, वो इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि गांव में मेले भरेंगे और हामिद अगर मेले से दादी के लिए चिमटा खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। तो ये हाट बाजार उठाइए, ये लगनी चाहिए। छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, गांव का आदमी की सीधी अप्रोच होती है जन चेतना के लिए, ये सारी चीजें जरूरी हैं। मैं थोड़ा समय लूंगा, एक रचना आपको मैं सुनाता हूं। छोटे छोटे जो अखबार थे, एक गांधी जी का संस्मरण मैं आपको सुनाता हूं। साबरमती आश्रम में वो रोजाना, आज क्यों अलग ढंग का कार्यक्रम है इसलिए बात करना चाहता हूं। साबरमती आश्रम में वो रोजाना प्रार्थना के बाद में 15-20 मिनट तक लोगों के सवालों का जवाब देते थे। तो एक ने ऐसे ही कोई कह दिया कि बापू कल तो देश में ऐसा ऐसा हो गया। बोले आपको कैसे मालूम? बोले अखबार में छपी है। तो गांधी जी बोले अखबारों पे ज्यादा विश्वास मत किया करो, सबसे बड़ा अखबार वो है जो 2 पैसे का पोस्ट कार्ड है जिसपे 3 लाइनें लिख करके भेजते हो। तो गांधी जी तो इन अखबारों की बदमाशियां तब से समझते थे, इसलिए जो छोटे अखबार हैं असल में वही बड़ा काम करते हैं। क्षेत्रीय जो मीडिया है असल में वही मुख्य धारा का मीडिया है। तो कोई तनाव और चिंता की बात नहीं है, चीजें बदलेंगी, समय आता जाता रहता है। बड़े अखबारों का यहाँ तो मुझे पता नहीं, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ तो 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन जो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। बहुत अच्छी बात। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो भी मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। प्राइम टाइम पे बहस देखते हो आप, अमूमन 4 जन बहस आते हैं। जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, 4 जन बहस आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और बात पर आपकी तालियां उठेंगी, प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचनी चाहिए। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते रेखा की गरीबी पर। क्या बात है, क्या बात। राम तो सौम्य रूप है। लक्ष्मण परशुराम संवाद आपने पढ़ा होगा मानस में, जिसमें दोनों एक दूसरे पर खूब व्यंग्य करते हैं, लक्ष्मण और परशुराम। बात जब एक सीमा से बाहर बढ़ जाती है तो रामचंद्र जी आते हैं और प्रणाम करके परशुराम को कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई के एक दास तिहारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने वाला यही आपका दास है। तो जो विनम्रता है, अपने किए को स्वीकारता है, वह राम है। बाकी सब ये कुछ भी करें, दुनिया मोहब्बत से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। अब ये बेचारे हनुमान चालीसा कोई ले भागे और कुछ नहीं। आप तो थिएटर से जुड़े हैं सुभाष मिश्र जी। धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधायुग, उसमें एक संवाद है जो इस वर्तमान देश काल परिस्थिति को बहुत गहरे से व्याख्यायित कर सकता है। युद्ध का 18वां दिन, अंतिम दिन, दोपहर बाद का समय, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे संजय का इंतजार कर रहे हैं कि संजय आए तो खबर दे दुर्योधन जीवित है या मारा गया। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अचानक भयावह वातावरण होने लगता है और अंधकार बढ़ता है। तो एक प्रहरी दूसरे को जो सवाल पूछता है, दूसरा जो जवाब देता है, आपको बात अच्छी लगेगी। अंधकार बढ़ते देख एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, अचानक अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो। दूसरा प्रहरी बोला,
अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। तो जैसा राजा है वैसी प्रजा है, लेकिन चेहरे पे आपने देखा होगा आजकल चीजें ठीक हो रही हैं। चेहरा जो है वो दाढ़ी से लंबा दिख रहा है। बदलेंगी चीजें, सब एक जैसा नहीं रहता है। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन आप लोग भी क्या थोड़ी सी अति कर देते हो एक आदमी को टारगेट करने में, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री की डिग्री पे आपने सवाल उठाए, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हैं? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा है। और आज ही मिश्र जी पूछ रहे थे, बोले क्यों सरल जी, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। रचना का शीर्षक सुन, एक तो जहां जहां आपको अच्छा लगे आप तालियों से बताते रहा करें मुझे, क्योंकि मुझे भी लगा कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच जाती है। रचना का शीर्षक है, शरद जोशी जी केपी सक्सेना जी गद्य पढ़ते थे। मैं कविताएं नहीं सुनाता हूं, मैं गद्य पढ़ता हूं, जिसको उर्दू में नस्र कहते हैं, हिंदी में प्रोज कहते हैं। रचना का शीर्षक आप सुन के मुझे आदेश देंगे, मैं रचना शुरू करता हूं। रचना का शीर्षक है मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर आपकी अलग बात। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मुंह डालने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात विषयांतर होकर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात पूरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाती है। वैसे सुनने वाले न मिले, अब व्यंग देखें, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और व्यंग पर तो अब उठेगी तालियां आपकी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। क्या बात। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। समापन की ओर बढ़ता हूं।
जैसे छोटे बच्चों को कक्का बारकड़ी सिखाते हैं। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल बांधकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, अब व्यंग पर आपकी दाद उठेगी। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मान की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। बड़ी मोहब्बत दी आपने। लोगों को लगता है कि राजा का चुनाव वो करते हैं, दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है वो खिलौना चल पड़ता है। तो ये चाबी के खिलौने हैं, जिस दिन उनके काम पूरे हो जाएंगे कुर्सियों पर दूसरों को बिठा देंगे। इसमें ठगे भक्त जाएंगे। आप परसाई जी के अध्येता हैं, आपने एक परसाई जी का लेख पढ़ा होगा कि भक्त को आखिर में क्या मिलता है। लंका फतेह हो गई, सीता जी को ले लिया, विभीषण के विमान से, पुष्पक विमान से बैठ करके रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता और तमाम लोग अयोध्या आ गए। राज तिलक हो गया, जश्न मन गया, खूब धूम धड़ाका, नाच गाना, खान पान सब हो गया। 5-7 दिन बाद जब सब चीजें शांत हुई, भक्तों ने कहा महाराज कि सब अपने अपने काम में लग गए, अब हमारे भी कोई रोटी वोटी का जुगाड़। तो रामचंद्र जी बोले भाई कोई ना कोई काम करो। तो भक्त बोले महाराज हमें तो आपकी जय बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। तो जो सोशल मीडिया पे जय बोल रहे हैं, एक दिन उनमें यही होता है। पता नहीं सिर्फ सोशल मीडिया क्यों कहते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। घरों से निकलो, अड्डेबाजी करो, एक दूसरे से जुड़ो। जो मैनुअल आमने सामने की जो भेंट होती है वही परिणाम लाती है। वो तो सब आभासी दुनिया। मैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता नहीं। फेसबुक, ट्विटर मेरे नाम से किसी ने फर्जी बना रखे होंगे, मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने YouTube पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपसरल, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो काहे उसमें अपना माथा खराब कर रहे हो। सोशल मीडिया से दूरी बढ़ाओ और जो किताबें हैं उनको पढ़ो। मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। लोग कहते हैं कि साहब 8-9 साल में भ्रष्टाचार घटा है, ये हम भी मानते हैं। रेटें डबल हो गई, गारंटी आती है। रेटें डबल हो गई और गारंटी आती है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने पेश किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया, जबकि पेंशन हुई 7वें की, और अब आपकी तालियां उठेंगी जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। तो जमाना बड़े चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। आप लोग बैठ जाओ। एक रचना मैं आपको और सुनाता हूँ, फिर आगे देंगे तो और सुना देंगे, कोई खास बात। जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के जो नहीं होना चाहिए वह होता है तो व्यंग पैदा होता है। एक मुझे अच्छी बात है, लोग कह रहे हैं कि साहब संख्या में कम है। मैं ऐसी संख्याओं से हतोत्साहित नहीं होता। लाखों की भीड़ हो तो भी अच्छा सुनने वाले इतने होते हैं। बदलाव भी थोड़े लोग लाते हैं। पुराने समय में सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष और चुनौतियां थी, लेकिन रोमांच भी बहुत था। आज आदमी किस तरह से गाफिल है। पुराने समय के जो विरोधाभास है उनमें कितना आनंद था। एक रचना में आपको सुनाता हूं।
रचना का शीर्षक है वे भी क्या दिन थे। पहली पंक्ति से पकड़ना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्ति पर आपकी मोहब्बत मिलेगी। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त और परिवार के बोलचाल पर। लोगों को लगता है कि मैं सरकार पर इतने व्यंग्य क्यों करता हूं। दरअसल कला का तो काम ही प्रतिरोध है। कोई भी कवि, साहित्यकार, इंटेलेक्चुअल, ये तमाम जो पत्रकार लोग हैं, इनको तो सत्ता का स्थायी विपक्ष होना चाहिए। जब चुनाव का विपक्ष कमजोर हो या कमजोर किया जाए तो ये जिम्मेदारी कवियों पर, पत्रकारों पर, शायरों पर आ जाती है। हम कुछ अलग से नहीं कह रहे हैं। देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है, तब आप देखें पुराने समय की विरोधाभास। मिश्र जी ने बड़े मन से मुझे बुलाया। आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं। 2 पैसे देते हैं उनसे, हम कवियों के, शायरों के घर चलते हैं। बच्चे अच्छी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं। उसके बावजूद मेरे लिए कवि सम्मेलन, मुशायरा एक मिशन है, धंधा नहीं है। मेरी कोशिश रहती है मैं जहां भी जाऊं लोगों को थोड़ा सा सचेतन करूं कि किताबों की तरफ लौटो, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करो, शब्दों से मोहब्बत करो। दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। तब पुराने समय के विरोधाभास देखें। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था। अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। जैसे आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, मातृभाषा, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और मेरा चैलेंज है, इस बार आप तालियां रोक नहीं पाओगे। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल देखो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। अब पुराना समय याद करो, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप लोग। फिर एक अच्छी रचना और सुनाऊंगा आपको। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था। बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। नतीजा क्या निकला? असुरक्षा हो। हजारों लाखों जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। बड़ी उम्र के लोग बैठे, 2 जोड़ी कपड़े होते थे बचपन में, वो भी किसी बड़े के फिट करवा लिए। एक धो के सुखा दिया, दूसरा पहन के निकल लिए। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब, अलमारी कपड़ों से भरी है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। ये इस पूंजीवाद के लक्षण। तब देखें, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी।
जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि कतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे। बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे हैं। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। वो मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि मेरा सीना 56 इंच का है। मैं कहा भैया शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो मेरा भी इतना ही होता। और बहुत अच्छा लगा देखो कई लोग सह परिवार बैठे। और एक निवेदन कर दो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे 8 घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डबली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान पकड़ना और ढंग से पकड़ दो तो मुझे बताना। डिब्बे में डबली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डबली वाले गाते रहते थे। डबली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी व्यंग पर, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर है उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहते हो। नहीं ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोग 2-3 लोगों के आगे। खत लिखता हूं खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने नुकसान ये भी किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया। हालांकि मोदी जी के मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। आलोचना अपनी जगह, लेकिन जो स्वीकार है, अच्छी बात स्वीकारी है, उसको स्वीकारना भी चाहिए। फिर रेडियो पे मन की बात की तो अमेरिका से राष्ट्रपति ओबामा ने बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक ब्लेड बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर BBC तो ऐसे सुनते थे जैसे आज BBC सुनते हैं। अंतिम पंक्ति फिर एक लेख में मेरे मन का सुनाऊंगा, वो अंतिम है, फिर और कलाकारों की कला का प्रदर्शन देखेंगे। सच है, समापन कर रहा हूं, समापन पर तालियां बजा देना, इसको फिर शुरू कर सकता हूं। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है,
तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकलदाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते हैं तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के खिलाफ बोल रहा हूं मैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है। अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, मिश्र जी तो हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हिंदी और भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है? मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था तो मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी, एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरों शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही, आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याह गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को ही रात में उड़ जाता। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकते। 14 फरवरी को श्री राम सेना वालों तो ये कहते कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रहता। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है, जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, परिवार की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। ये मीडिया, सोशल मीडिया वाले खेल कर रहे हैं। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो चिपकली खा जाता है। तो मैं एक आपको ऐसी रचना सुना रहा हूं जो सवाल खड़े करेगी, आपको चिंतित करेगी। हो सकता है राजनीति के लोग भी यहाँ बैठे हों, लेकिन वो अपने लबादे ओढ़ करके सुने। तब मैं आपको सुनाता हूं एक आदर्श भारतीय गांव। गांव और शहर में 2 मोटे अंतर है। गांव में जातीय कट्टरता होती है, धार्मिक विद्वेष नहीं होता, सभी धर्मों के लोग मोहब्बत से रहते हैं। शहर में जातीय पहचान नहीं होती, लेकिन सांप्रदायिकता बहुत विषैली होती है। और शायद इसीलिए कुछ षड्यंत्र के तहत गांव का शहरीकरण किया जाता होगा मेरे ख्याल से। वो चिंताएं देखें एक आदर्श भारतीय गांव। शहर में रह करके रूमानी चश्मे से गांव देखना अलग बात है, लेकिन गांव में जाकर के हम 3 दिन रहे तो पता लगे कि वहां की चुनौतियां और संघर्ष क्या है। आज भी जो ये मानते हैं, ध्यान से सुनना, अंतिम रचना। आज भी जो ये मानते हैं
कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः ये दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव चौधरी ने, सेठ जी ने, पटेल ने, ठाकुर साहब ने ये बसाते थे। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। बारीक व्यंग का आनंद लेना, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। और आज की जनधारा के इस कार्यक्रम में सुभाष मिश्र जी जैसे व्यंग की बारीक पकड़ और समझ रखने वाले के सानिध्य में इससे आक्रामक व्यंग मैं कर नहीं सकता था। परसाई जी, शरद जी जो कह गए, लेकिन मैंने भी छोटी सी कोशिश की है व्यंग आप तक पहुंचे तो दाद दे, वरना मेरी हिम्मत की दाद दे। कि असली स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत कहां है। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, तीनों मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। ये गांव के टूरिस्ट पैलेस हैं। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। मैंने डॉक्टर कांति कुमार जैन की किताब है तुम्हारा परसाई, उसमें एक शब्द था जो मुझे जमा, मैंने उसका इस्तेमाल किया है किस खूबसूरती से। पर आप देखें, अधिकांश लोग शराब पीते, कई नहीं भी पीते। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। अब वो शब्द देखना, लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद करता है, जो कि खुलने से अपराध बढ़े। अब जो असली समस्या है गांव की, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं बन जाए। एक दफा कई जाति के लोगों ने व्यंग संभालना, एक दफा कई जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा, और उसे खै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और व्यंग तो अब देखना आप, अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और भले ही किसी को बुरा लगे, मैं दावे से कहता हूं, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल हो, वहां क्या अच्छे दिन आए।
एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं बचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में दो चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे बिहार चोपड़ा बताते हैं। और मैं इसका समापन करता हूं। आज की इस मोहब्बत के नाम देश में अमन चैन हो, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सब लोग शिक्षित हो, खूब तरक्की करें। उसी सांप्रदायिकता की मिसाल सच्ची घटना अनुभूत है। गांव का किस्सा देखें, जो हो गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए, दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियां, पूछ बैठे चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए, मतलब कितने के पड़े। एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियां की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्लाकर कहा पेड़ से तोड़े हैं। और गांव की मोहब्बत के नाम तालियों से विदा करना, सांप्रदायिक सद्भाव के नाम। चरणदास जी ने झल्लाकर कहा पेड़ से तोड़े हैं। इकबाल मियां बोले महाराज कच्चे तोड़ लिए।